हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो फिर हम उसमें प्रेजेंट स्टार्स की बात करेंगे, हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्लैनेट्स की बात करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट तो हम मून के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम जनरल वे में बात करें सोलर सिस्टम के बारे में तो हमारे माइंड में जनरली मून आता है। तो बच्चों, मून क्या है? मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। ये तो हम सभी को पता है कि मून क्या है बच्चों, एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है रात में। रात में जब हम स्काई को देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ क्या दिखता है? मून ही दिखता है। ठीक है। तो बच्चों, अब जब हम मून में ही आगे बढ़ते हैं तो जब एक तो मून हो गया, एक हमें स्टार्स भी दिखते हैं, फिर हम प्लैनेट्स की भी बात करते हैं। तो बच्चों, स्टार्स, प्लैनेट्स और जो मून है और बाकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्काई में प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है। किनको किनको बोलते हैं बच्चों? स्टार्स को बोलते हैं, प्लैनेट्स को बोलते हैं, मून को बोलते हैं और बाकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, जो कि हमारे स्काई में प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। किन किन को बोलते हैं? स्टार्स को बोलते हैं, प्लैनेट्स को बोलते हैं, मून को बोलते हैं और मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब मून की अगर हम बात करें, जनरल वे में अगर हम मून की बात करते हैं तो बच्चों, मून के भी कई सारे फेसेस होते हैं। ठीक है। कभी वो आधा दिखता है, कभी वो पूरा दिखता है और किसी दिन वो दिखता ही नहीं है। ठीक है। तो जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं अमावस्या, पूर्णिमा। ठीक है। इन्हें हम इस तरीके से हमने नाम दे रखे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल वे में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फुल मून डे। ठीक है। तो बच्चों, द डे ऑन विच होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। जिस दिन चंद्रमा या फिर मून जो रहता है उसकी पूरी डिस्क दिखती है, कुछ इस तरीके से, जो पूरा फुल दिखता है ये। अब तो वो क्या होता है बच्चों? उसे हम, उस दिन को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम फुल मून डे बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर वहीं हम बात करें उसी के 15 दिन बाद की अगर हम बात करें, फुल मून डे हुआ उसी के 15 दिन बाद की अगर हम बात करें तो उस दिन हमें मून नहीं दिखता है। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम न्यू मून डे बोलते हैं। उस दिन को क्या बोलते हैं बच्चों? उस दिन को हम न्यू मून डे बोलते हैं। मतलब कि जिस दिन हमें मून की पूरी डिस्क दिखती है, पूरी अच्छे से पूरा फुल मून दिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फुल मून डे बोलते हैं। अगर वहीं हमें 15 दिन बाद ही अगर हम देखें तो हमें मून विजिबल नहीं होता है। ठीक है। तो उस दिन को हम क्या बोलते हैं? उस दिन को हम न्यू मून डे बोलते हैं या फिर अमावस्या बोलते हैं। The next day only a small portion of the moon appears in the sky and this is known as crescent moon। जैसे हमारा हाफ मतलब मून नहीं दिखा, न्यू मून डे हुआ, वो न्यू मून डे के अगले ही दिन क्या होता है कि स्मॉल डिस्क हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगती है मून की। ठीक है। फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर एकदम लास्ट में पूरा फुल पूरे तरीके से दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, जब न्यू मून डे के बाद में जब पूरी स्मॉल डिस्क दिखाई देती है तो वो क्या होती है बच्चों? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्रीसेंट मून बोलते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ मून, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम क्रीसेंट मून बोलते हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम फेजेस ऑफ मून के बारे में बात करेंगे। किसी दिन हमें मून पूरा दिखता है, किसी दिन हमें उसका स्मॉल पार्ट दिखता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर फुल दिखता है। ठीक है। मतलब हमने फुल मून डे से तो न्यू मून डे तक के हमें जर्नी देखना है मून की। So, the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month is called phases of the month। मतलब एक महीने में मून के जितने पार्ट होते हैं, जितने फेजेस होते हैं, जितने फेज वो चेंज करता है कि स्टार्टिंग में उसने फुल था, ठीक है, फिर हमें उसका इतना पार्ट दिखा, फिर हमें उसका इससे थोड़ा ज़्यादा पार्ट दिखा, देन इससे ज़्यादा, मतलब कुछ इस तरीके से उसके हमें पार्ट्स नज़र आते हैं स्काई में मून के। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हमने फेजेस ऑफ द मून का नाम दिया। ठीक है।
कुछ इस तरीके से, पहले छोटा फिर बड़ा देन फिर न्यू मून डे आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा हुआ न्यू मून और ये हमारा हुआ फुल मून, और ये जितने भी पार्ट्स होते हैं मून के जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रीसेंट मून, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, मून के पास उसकी कोई लाइट नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें मून चमकता हुआ तो दिखता है। अभी अभी हमने देखा कि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हम देखते हैं नाइट स्काई में तो हमें मून दिखता है, ठीक है। तो मतलब फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मून चमकता हुआ क्यों दिखता है। फिर जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मून उसकी कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, सोर्स कोई और रहता है, तो फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मून ब्राइटेस्ट पार्ट है। ऐसा हमने कैसे बोल दिया, या फिर हम ऐसा कैसे बोलते हैं कि मून रात में जो सबसे ज़्यादा चमकता है वो मून है स्काई में, नाइट स्काई में। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे। सो द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट whereas द सन एंड अदर स्टार्स डू। वहीं अगर हम सन की बात करें जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, या फिर हम अगले दूसरे स्टार्स के बारे में बात करें तो क्या होता है, उनके पास अपनी लाइट है, लेकिन मून क्या होता है, मून के पास कोई लाइट नहीं है, मून खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। वी सी द मून बिकॉज सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स हर। क्यों बच्चों, क्योंकि जो सनलाइट मून के ऊपर फॉल हो रही है वो क्या कर रही है, हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, जिसकी वजह से हमें मून चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हमें लग रहा है कि मून के पास लाइट है, शाइन कर रहा है वो, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से सनलाइट गई और फिर जितने पोर्शन पे वो गिरेगी उतना पोर्शन हमें मून का दिखेगा। सो therefore we see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us। सन की लाइट जब फॉल होगी मून के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगी, तो जितने पार्ट पर वो जाएगी, मतलब जितने पार्ट पर वो फॉल हुई है, इंसिडेंट हुई है, देन रिफ्लेक्ट होके वो हमारे आई के पास पहुंचेगी, तो जितने पार्ट पर वो होगी उतना ही पार्ट हम मून का देख पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि मून के पास खुद का कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, खुद का सोर्स नहीं है, लेकिन सनलाइट के थ्रू क्या होता है कि हम मून को रात में देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, सन रेज को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये है, जैसा कि हमने अभी बात करी थी, अगर फुल जो चांद है, पूरी डिस्क अगर हमें दिखती है तो उसे हम फुल मून बोलते हैं, और अगर हमें नहीं दिखती तो उसे हम न्यू मून बोलते हैं। और बाकी के जो पार्ट्स रहते हैं, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, देन ये होता है हमारा लास्ट क्वार्टर। ये है पूरे मंथ का पार्ट। फेजेस मून के क्या है बच्चों, ये फेजेस हैं, फेजेस ऑफ द मून। सो रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और उसके बाद में अर्थ और मून ये किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं बच्चों, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। पहले मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, एंड देन उसके बाद में अर्थ और मून दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे, सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। उसकी एक्सिस पे वन रोटेशन कब कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही उसका अर्थ के अराउंड वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मून जो है अर्थ के आसपास घूम रहा है, और उसके साथ ही मून जो है अर्थ के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करें, हमने मून की बात कर ली, अब हम मून के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, हम मून की सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स और जो लोग रहते हैं जो कि मून के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं कि मून की जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, बहुत सारे गड्ढे हैं उस पर, और बहुत सारे क्लिंजेस हैं, मतलब कि पहाड़ जैसे इतने ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे, ठीक है। और व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डस्टी और क्या है बच्चों, बैरन है मून की जो
सरफेस की अगर हम बात करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्रैटर्स है डिफरेंट साइजेस के, और इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड माउंटेन्स। वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिप्स और माउंटेन्स है, मतलब मून की जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है। क्या है बच्चों, मून की जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है। सम ऑफ दिस आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। और कुछ कुछ जो माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं वो तो कुछ इतने ज़्यादा बड़े माउंटेन्स हैं कि हमारे अर्थ पर जितने बड़े माउंटेन्स हैं उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि मून की जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है। और जैसा कि हमें पता है कि मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड इट हैज़ नो वाटर। ना तो मून पर एटमॉस्फेयर है और ना ही क्या है, वाटर है। तो मतलब मून पे क्या बच्चों लाइफ पॉसिबल है? एटमॉस्फेयर है ना वाटर है, तो क्या मून पर लाइफ पॉसिबल है? तो नहीं है। ठीक है, मून के बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टार्स के बारे में, जो कि हमें नाइट में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो कि चमकते हुए देखते हैं। हम देखते हैं, हम अगर हम स्काई को देखें रात में तो पूरे में स्टार्स ही स्टार्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। ठीक है, सो अगर हम स्टार्स की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले सन की बात करेंगे। तो सन इज़ नियरली 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जो कि खुद एक सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है लाइट का सन, जो क्या है बच्चों 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है अर्थ से। और इतनी जो डिस्टेंस रहती है, इतनी लार्ज डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। किस यूनिट में मेजर करते हैं बच्चों? हम लाइट यूनिट में मेजर करते हैं। सो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये क्या है, 1 ईयर में लाइट के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया 1 लाइट ईयर या फिर लाइट ईयर। ठीक है, सो द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ may be said to be about 8 light minutes। अगर हम बात करते हैं, हमने बोला था कि अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो हमने बोला था कि 150 मिलियन किलोमीटर है। वहीं अगर डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ की अगर हम बात करते तो वो क्या है, लाइट ईयर में अगर हम बात करें तो वो क्या है, 8 लाइट्स मिनट है। क्योंकि हमने बोला था कि जो लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं उन्हें हम लाइट ईयर में मेजर करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर। नेक्स्ट है हमारा पोल स्टार। The stars are present in the sky during the daytime also। दिन में भी जो stars present होते हैं उन्हें हम पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और क्योंकि वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते, क्योंकि सनलाइट की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहती है, तो हमें उसके आगे बाकी स्टार्स वगैरह नहीं दिखाई देते। However, they are not visible then because of the bright सनलाइट। ब्राइट सनलाइट की वजह से हमें पोल स्टार्स नहीं दिखाई देते। अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, जो क्या होते हैं बच्चों, ईस्ट में राइज करते हैं इन द इवनिंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। अगर हम बात करते हैं पोल स्टार के बारे में तो उनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो ईस्ट में राइज करते हैं इवनिंग के टाइम पे, और वेस्ट में वापस से क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, सॉरी अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोल स्टार के बारे में। देयर इज एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स एक्सिस एंड इट डज नॉट अपीयर टू मूव, जो कि मूव नहीं करता है। ठीक है, और वो कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स एक्सिस, जो अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब स्टार्स के बाद में हम बात करेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। सो द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पर्टिकुलर शेप फॉर्म करते हैं, जो कि एक रिकॉग्नाइजेबल शेप फॉर्म करते हैं, उसे हमने कॉन्स्टलेशन का नाम दिया। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर
टाइम इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर, जो जनरली समर टाइम पे हम देख सकते हैं। क्या नाम है उसका? वो उर्सा मेजर है, या फिर उसे हम उर्सा मेजर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि। उसे हम बिग डिपर, ग्रेट बियर या फिर सप्तर्षि के नाम से भी जानते हैं या फिर जाने जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये कुछ कॉन्स्टेलेशंस हैं। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टेलेशन में ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम ओरियन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ कॉन्स्टेलेशन है। इन द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। यहाँ पर ये जो 3 स्टार्स दिख रहे हैं बीच में ओरियन के, यहाँ पर ये क्या है? हंटर का बेल्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर, और इसी कॉन्स्टेलेशन को हम हंटर भी बोलते हैं या फिर हंटर के नाम से भी जाना जाता है। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम इन 4 ब्राइट स्टार्स की बात कर रहे हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीरियस के बारे में, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार हंटर की या फिर ओरियन की जब बात करते हैं तो उसी की डायरेक्शन में जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होता है वो होता है सीरियस। ठीक है, सो द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, जो कि ओरियन के बहुत ही ज़्यादा सिचुएटेड होता है। अगर हम देखें, अगर हम सोचे कि सीरियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो हम देखेंगे कि ओरियन की जस्ट उसी डायरेक्शन में जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होगा वो होगा सीरियस। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार्स ऑफ ओरियन। यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें सीरियस नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसियोपिया के बारे में। सो इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये नॉर्दर्न स्काई में प्रेजेंट होता है, और इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। हमने समर की बात करी थी, अब हम यहाँ पे विंटर की बात कर रहे हैं। ये कब विजिबल होगा बच्चों? ये ड्यूरिंग विंटर में अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में विजिबल होगा। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W या फिर M। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें या तो लेटर फॉर्म होगा W या फिर M। ठीक है, तो जब इस तरीके से कुछ लेटर फॉर्म होगा तो हम इसकी बात करेंगे।